स्क्रीन पे ईयर पेपर का क्वेश्चन दिख रहा है? सर ईयर पेपर ये वाला आपने भेजा है ग्रुप में? नहीं, ये वाला ईयर पेपर ग्रुप में भेजेगा आज क्लास पहले 2-3 सम करा के। ये देखो यहाँ पे बोला है मिस्टर दिवांशु मौलिक फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है। हाँ। आपको बोल रहा है उनका एक घर है जो कोलकाता में, एक घर जो है दुर्गापुर में। हाँ। कोलकाता वाला घर लेट आउट है और दुर्गापुर वाला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। आपको बोला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कोलकाता वाला घर का 5 अप्रैल को और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 मार्च 2016 को। तो प्री पीरियड क्या हो गया? 5 अप्रैल 2015 से लेके 31/3/2015। गलती हो 31 दिन तो नहीं हुआ। 31/3/2015 तो आएगा ही। हाँ 2015 ये उसी साल नहीं 2016 को खत्म। उसी साल। हाँ तो 15/3/16 को पहला वाला मार्च तो 15/3/2015 आएगा, 31/3/2015 आएगा। हाँ। वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 अप्रैल को तो लोन ही लिए। हाँ। तो उसी साल घर बन के रेडी हो गया, मतलब प्री पीरियड कुछ नहीं है। ठीक है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बता रहे हैं 30,000, फेयर रेंट बता रहे हैं 60,000, एनुअल रेंट बता रहे हैं 72, स्टैंडर्ड रेंट बता रहे हैं 55। 3 महीने के लिए घर भी वैकेंट था। रिपेयरिंग के लिए 2,500 दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। ठीक बात। हाँ। और लोन लिया था 30 सितंबर 2014 को, ये 1 लाख रुपया। लेकिन सर घर ही बनना चालू हुआ 5 अप्रैल से, तो लोन लेना या घर बनना चालू हुआ विचेवर इज लेटर से बात होता है। तुम लोन लेके रख लिए 30 सितंबर को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको बोलेगा वो पैसा तो तुम घर बनाने में यूज ही नहीं किया उतना दिन, तो उसका इंटरेस्ट का छूट हम क्यों दें? तुम तो लोन का पैसा जो सकता कुछ और कर रहा था, घर नहीं बनाना चालू किया। ठीक बात। ठीक है चलो, तो पहले आ जाओ फटाफट GAV निकाल लो इस घर का। तो GAV कैसे निकलेगा? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, तो 30,000 60,000 में 60,000। फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, व्हिचएवर इज लोअर 55। फिर उसको एनुअल रेंट से कंपेयर करेंगे माइनस अनरियलाइज्ड रेंट अगर कुछ होता तो, लेकिन वैकेंसी माइनस किए बिना। तो मेरे को यहाँ पे एनुअल रेंट ही बता रहा है 72 और अनरियलाइज्ड रेंट इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो हम 72 से कंपेयर करेंगे 55 को, व्हिचएवर इज हायर लेंगे। 72 हायर आ रहा है, और अगर एनुअल रेंट हायर आ जाए तो वैकेंसी माइनस करते हैं, और अगर यही RER आ रहा था तो वैकेंसी को भूल जाते। ठीक है ना? हाँ तो ठीक है सर, तो आप 72 को लिया, 72 में 3 महीना का, तो 72 अगर 12 महीना का है तो 3 महीने का कितना होगा? 18,000। तो 72 में 18 माइनस करो, वो तुम्हारा GAV हो गया 54। ये देखो तुम्हारा पहला घर का GAV, हाउस टू सॉल्व किया, हाउस की 54 तुम्हारा GAV आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैनेज करते हैं सर? पहले हाउस वन ही पूरा खत्म कर रहे हैं। वहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स तो बोला 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। आहा, फंसा लिया। अपने को दिया है ग्रॉस और म्युनिसिपल टैक्स का फिगर नहीं दिया, परसेंटेज दिया, वो भी बोला 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। और कौन सा म्युनिसिपल वैल्यू पे म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो अपने को इसको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? NMV इक्वल टू 90% ऑफ GMV माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। सीवरेज एंड वाटर टैक्स इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो ये 0 हो गया। तो NMV कैसे होगा? 90% ऑफ GMV, मतलब 30,000 का 90% 27,000। 27,000 का 10% तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स होगा, 2700 रुपया। यहाँ म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ ज्ञान दिए। बोलो इन केस ऑफ हाउस वन म्युनिसिपल टैक्स फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर रिमेनिंग अनपेड। लास्ट 3 क्वार्टर का पूरा साल का म्युनिसिपल टैक्स 2700 रुपया आ रहा है।
और लास्ट क्वार्टर का, सॉरी लास्ट 3 क्वार्टर नहीं, लास्ट क्वार्टर का म्युनिसिपल टैक्स अनपेड है, तो 2700/4 इंटू 3 क्वार्टर का पेड है तो 3 का छूट मिलेगा ना, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स का रूल क्या बोलता है, जितना पेड है उतना का ही छूट मिलेगा। तो 2700/4 इंटू 3 2025 प्लस पिछले साल का 475 इस साल पे किए। सर प्रीवियस ईयर का म्युनिसिपल टैक्स अगर करंट ईयर में पे करो तो उसको माइनस करना अलाउड है, लेकिन अगर फ्यूचर ईयर का पे आज कर देते तो वो अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ये भी 475 अलाउड होगा, तो 2500 का म्युनिसिपल टैक्स का छूट मिलेगा। ठीक बात है। तो ये देखिए 2500 का म्युनिसिपल टैक्स माइनस, तो तुम्हारा एनएवी आ गया 51,500, 54,000 में से 2,500 माइनस किए। ठीक है। अब क्या करोगे सर, 30% ऑफ एनएवी माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 51,500 का 30% 450, ये माइनस कर लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, सर प्रीवियस ईयर तो कुछ है नहीं, अब मतलब प्री पीरियड तो कुछ का कहानी है नहीं, यहाँ पे सारा पोस्ट का ही है। करंट ईयर में जितना ब्याज चुकाए उतना, तो करंट ईयर में सर 1 लाख पे 8% ब्याज चुकाए, पूरा छूट मिल जाएगा। सब प्री पीरियड में वो झमेला है ना, कब चालू हुआ कब खत्म हुआ, पोस्ट में तो इस साल जितना ब्याज दिया उस साल उतना छूट। मेरा बात क्लियर है अनुश्री? हाँ, तो 1 लाख का 8%, 8,000 रुपये तुमको इंटरेस्ट पर लोन छूट मिल जाएगा। 1 लाख का 8%, 8,000 रुपये, तो वो भी छूट मिल गया। तो टोटल ये 15,450 और 8,000, 23,450 का छूट है। तो 51,500 अगर एनएवी है और उसमें 23,450 का छूट है, मतलब आपका 28,050 टैक्सेबल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब आ जाओ हाउस 2 के ऊपर। हाउस 2 दुर्गापुर में, वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड। सर सेल्फ ऑक्युपाइड का एनएवी तक सब नील होता है, म्युनिसिपल टैक्स देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनएवी तक सब नील है। जीए भी नील, म्युनिसिपल टैक्स जो दियो माइनस करने कुछ नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड घर में। म्युनिसिपल टैक्स दे के भूल जाओ। ठीक बात। तो एनएवी भी नील, एनएवी नील तो उसका 30% भी नील, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो घर बनाने या उसके लिए है तो वो छूट मिलेगा। तो घर बनाने का लोन कब लिए? देखो लोन टेकन है 1/6/2020, हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो आप प्री पीरियड यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ प्री पोस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/4/2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, सॉरी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, नहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन का डेट, अच्छा ठीक है 1/4/2020 और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड का डेट है 20/3/2021। ये भी सर एक ही साल के अंदर हो गया, इसमें भी प्री पोस्ट कुछ कर नहीं सकते आप, सारा पोस्ट ही होगा, है ना। तो 2 लाख का 8% 16,000 ब्याज चुकाए हो। ठीक बात। सर सेल्फ ऑक्युपाइड घर का रूल याद कर लेते हैं एक बार। 1/4/99 के बाद लोन लेना चाहिए, लिया है हाँ सर 1/6/2020 को लोन लिया है। 5 साल में घर बन के रेडी होना चाहिए सर, 1 साल के अंदर अंदर ही रेडी हो गया। ठीक बात। और ये लोन लिया है या तो घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए, तो 2 लाख तक का छूट, और नहीं तो फिर 30,000 तक का छूट। तो सर यहाँ पे सारा कंडीशन मीट हो रहा है, तो मैक्सिमम छूट 2 लाख मिल सकता है ना। लेकिन सर जब 16,000 ब्याजी चुका रहे तो 2 लाख का है का छूट, 16,000 का छूट ले ले शांति से। ठीक बात। तो ये देखो एनएवी तक नील लिखा, 16,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, नेगेटिव फिगर आ गया हाउस 1 से। हाउस 1 से 16,000 नेगेटिव इनकम है और हाउस 2 से 28,050 रुपए का पॉजिटिव इनकम है, दोनों को आपस में एडजस्ट कर लो। ओवरऑल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है 12,050 रुपये। कोई दिक्कत?
समझेगा? नहीं सर। चलो ठीक है। अब एक वैसा सम करते हैं जहाँ पे डिसीजन लेना है कौन से दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाए। ठीक है? हाँ। एक ऐसे एग्जांपल ये 52 नंबर कर लो। चलो ये भी बहुत बच्चा वाला सम हो गया। बोला हाउस 1 जो है वो लेट आउट है, हाउस 2 जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है और हाउस 3 अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। हाउस 3 का तो नीचे खाली एक लाइन में नोट देना है कि अपने बिजनेस में अगर घर यूज करे वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में जाएगा, है ना? हाँ। इस बात का नंबर है। ये एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। एक हाउस ऐसे लिखने में नंबर मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये देखो ये लोग वही किया एक्सप्लेनेशन। ये तो अलग है। हाउस 3 वाला काम सॉल्व किया, लिखा नहीं, नहीं लिखा तो गलती किया, लिखना चाहिए था। सॉल्यूशन में लिखा नहीं है ये लोग का ब्लेंडर है। ठीक है? आपको एग्जाम में नीचे एक लाइन लेके आना होगा that हाउस 3's computation will not be done under income from house property chapter as it has been used for own business, so it will go under profit and gain from business and profession। बात क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। हाउस 2 पहले सॉल्व कर लो फटाफट से, सेल्फ ऑक्युपाइड है। समझाना पड़ेगा पेपर में कि इसका रीजन ये है, इसका बिल्कुल, टैक्स में रूल बताए बिना मार्क्स नहीं है। क्यों चैप्टर में क्यों हाउस 3 टैक्सेबल नहीं करे, एक लाइन बताना ही पड़ेगा। एग्जामिनर कैसे समझे कि तुमको सॉल्यूशन करना आता नहीं था, या तुम ध्यान नहीं दिए कि एक और घर है, या तुमको रूल पता था इसलिए तुम छोड़े। ठीक है? एक लाइन लिख के आना है कि इस शहर में नहीं हाउस पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, उस बात खत्म, क्योंकि अपना ही बिजनेस के लिए यूज होगा। ठीक है? हाउस 2 सॉल्व करो सर, वो बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, एनएवी तक तो सब नील। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पेड किया? 3600 रुपया। खाली वही तो माइनस होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड घर में तो आपके फिगर से मतलब ही नहीं है। तो ये देखो कितना फटाक से सॉल्व हो। हाउस 2 एनएवी तक नील, इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 रुपया, नेगेटिव फिगर आ गया, बात खत्म। देखो 2 घर सॉल्व हो गया, 10 नंबर मिल गया। है ना मजेदार? देना चाहिए सर। हाँ देगा ही। बस ये मत बोलो तीनों घर का 5-5 नंबर है, ये हम थोड़ा ज्यादा बोल गए। वो 2 घर का हो सकता है 2-2 नंबर निकल गया, या 5 नंबर वो 2 घर में निकाल दिया, 2.5 नंबर देके अब 10 नंबर में हाउस 1 सॉल्व करने थे। ठीक है सर, करते हैं हाउस 1 सॉल्व। क्या बोला देखो, लेट आउट है? हाँ सर सॉल्व होगा। तो पहले क्या करेंगे? जीएवी निकालो। जीएवी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट है नहीं यहाँ पे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सुन दो अब मेरा, अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं है तो तुम जितना भाड़ा ले रहे हो, नहीं, तुम जितना भाड़ा ले रहे हो वही फेयर रेंट हो जाएगा। लिख लो भले कहीं पर भी, या आप भी लिख सकते हो, तो न लेगा आपके सीएमए में काम आएगा। एक और बार लाइन को रिपीट करो। Whenever fair rent is not given, annual rent of 12 months will be fair rent for that house। जो तुम एनुअल रेंट लेते हो ना 12 महीना का, लिख लिए? यहाँ पे देखो रेंट रिसीव्ड कितना है? 35,000। अच्छा ये रिसीव्ड है, रिसीव्ड, और बोल रहा है घर 2 महीना खाली था, तो ये 10 महीना का भाड़ा है कि 12 महीना का भाड़ा है? 35,000। 10 महीने का। हाँ वेरी गुड। अगर यही लिख देता रेंट रिसीवेबल तो मानते पूरा 12 महीना। हाँ इसको 12 में कन्वर्ट कर लो, यही फेयर रेंट हो जाएगा। ARR निकाल लो, ARR विल बी योर फेयर रेंट। 35,000 अगर 10 महीने का तो 12 महीने का कितना होगा? 42,000। वेरी गुड।
तो 42,000 और 36 को कंपेयर करो। अच्छा एक और प्रॉब्लम है सर, ये तो म्युनिसिपल वैल्यू है और हमको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए और ये घर भी कोलकाता है, मतलब जीएमबी और एनएमबी सेम नहीं है, तो हमको जीएमबी निकालना पड़ेगा। ये सब बात छोटा छोटा बात है, यही नंबर खोता है आदमी। म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, तुरंत चेक करो घर कहाँ का है, कोलकाता है। सर हमको जीएमबी चाहिए और जीएमबी एनएमबी सेम नहीं होता मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक बात। कर लो एनएमबी इक्वल टू 90% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। सीवरेज एंड वाटर यहाँ आया नहीं, आई थिंक नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन में, नीचे का लाइन में तो नहीं दे दिया ना कुछ, नहीं वहाँ भी म्युनिसिपल टैक्स ही दिया और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, ठीक है। तो सर यहाँ भी सीवरेज एंड वाटर टैक्स जीरो ही है। जीएमबी हमको निकालना है, एनएमबी पता है, एनएमबी मेरा कितना है 36,000, डिवाइडेड बाय 90% हो जाएगा इक्वल टू जीएमबी 40,000। हाँ तो 40,000 इज योर म्युनिसिपल टैक्स। फेयर रेंट कितना आया था 42,000, यहाँ पे फेयर रेंट है 42,000, यहाँ पे जीएमबी है 40,000 और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000। तीनों को कंपेयर करके पहले आरईआर निकाल लें। 40 to 40 में कौन बड़ा 42 और फिर 40 to 40 में कौन छोटा 40, तो आरईआर मेरा 40 आ गया, आरईआर मेरा 40 है और एआरआर मेरा 42 है, दोनों में बड़ा कौन 42, तो 42 को हम लेंगे और इसमें से वैकेंसी माइनस कर लेंगे। अगर 40 बड़ा आता तो सर छोड़ देते, वैकेंसी को भूल जाते, बट जैसे ही 42 बड़ा आ गया मेरे को वैकेंसी माइनस करना पड़ेगा 2 महीने में, तो 35 आ जाएगा घूम के वापस, 35,000 आ जाएगा ना वापस घूम के। वही बेटा दिया हुआ तो है 2 महीने का रेंट, 10 महीने का रेंट इससे बताया हुआ तो है, तो सर 35,000 विल बी माय जीएबी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइटम माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स। सर म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है 5,000, फिगर दे दिया, परसेंटेज नहीं है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे एक नौटंकी बोला है, म्युनिसिपल टैक्स 1500 इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस वन इज एरियर। हाउस वन में 1500 रुपए का म्युनिसिपल टैक्स देना बाकी है। सर 5,000 म्युनिसिपल टैक्स बनता है, 1500 बाकी है, मतलब कितना चुकाए हैं 3,500, तो यानी उतना ही माइनस करने मिलेगा, लेकिन 3,500 माइनस करने मिला। एनएबी आ गया 31,500, 31,500 का 30% 9,450, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A का, और अब माइनस कर लो इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है नहीं है, लेकिन नीचे क्वेश्चन का लाइन में है बेटा, ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड है तो भी वो आएगा क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ये रहा 3,200 रुपये है ना, ये 3,200 माइनस करने मिलेगा। लेट आउट घर में जितना भाड़ा दिए हैं पूरा माइनस करने, लेट आउट घर में जितना ब्याज चुकाए हैं पूरा माइनस करने मिलता है ना। वहां कोई कंडीशन नहीं देखना 2,30,000 एन टेन वो सब, ठीक है सर पूरा 3,200 माइनस कर लो। तो तुम एक चीज गौर कर रहे हो, तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन में ड्रामा नहीं दे रहे, लेकिन तुमसे जीएबी में पूरा ड्रामा खिलवा ले रहे, वो कन्वर्ट भी करने वाला जीएमबी, इसको जीएमबी को एनएमबी को, वो सब ड्रामा तुमसे करवा ले रहे। तो आ गया हाउस वन का अगर कितना इनकम आएगा 18,850, हाउस टू से लॉस है, मतलब ओवरऑल 15,250 का इनकम। कोई दिक्कत? अब एक सम करते हैं जहां पे एक आदमी का 2 से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। चंद्रलेखा के साथ ये बात हो चुका है मेरा सीएमए में, आप सुनो ढंग से एक बात पहले, मेरा अनुश्री प्रॉब्लम क्या है वो समझना। मेरा 5 घर है, 5 घर, एक घर में तो हम खुद रहता है, वहां तो झमेला नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। एक घर हम भाड़ा पे दे के रखा है, वहां भी झमेला नहीं होगा, वो लेट आउट हो गया। एक घर हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं सर, वहां भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि और 2 जो घर है या तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड है या खाली है।
या तो खाली है या सेल्फ ऑक्युपाइड है। अच्छा। तो अब यहाँ पे 3 घर फंस गया, एक तो ऑलरेडी सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा रखा है हाँ और हम मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं। ठीक है। रूल तो यही बोलता है ना कि आप मैक्सिमम 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो। ठीक है, सर एक सेकंड सर दोबारा। रूल क्या है? रूल सेल्फ ऑक्युपाइड कितना घर दिखा सकते हैं हम? सेल्फ ऑक्युपाइड कितना घर दिखा सकते हैं हम? 2। हाँ, तो यही बात हम बोला इतना देर में कि रूल क्या है कि 2 ही घर को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हो। ठीक है, हाँ अब पंगा ये हो रहा है, एक तो ऑलरेडी सेल्फ ऑक्युपाइड है, 2 खाली है या सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो 3 घर हो गए हैं। तो सेल्फ ऑक्युपाइड मेरे एग्जांपल में हाँ जो कि अलाउड नहीं है। नहीं। अब 3 में से कोई 2 अगर तुम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाओ और एक को लेट आउट दिखाओ, बात समझ में आई? हाँ तो किन 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाओगे और एक को लेट आउट दिखाओगे, तुम्हारे ऊपर। गवर्नमेंट बोलता है 2 से ज्यादा हम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाने नहीं देंगे। अब किन 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाना तुम्हारे ऊपर है। तो बेटा जी लॉजिकली एक ऑब्वियस सा बात बोलने जा रहा है। अब हम जिस घर से इनकम ज्यादा आ रहा है हम उसी को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाना पसंद करेंगे ताकि टैक्स हाँ। नहीं देना पड़े। हाँ क्योंकि अब तक ये तो समझ में आ गया सर कि सेल्फ ऑक्युपाइड घर का एनएवी तक सब नीला, मतलब इनकम तो नीली है। हाँ तो सर हमको जिन 2 घर में ज्यादा टैक्स कैलकुलेशन आ रहा है या ज्यादा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है वो 2 घर को हम सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा देगा, और जिस घर से कम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है उस घर को हम लेट आउट दिखा देगा। मेक सेंस? हाँ। तो यही कैलकुलेट करना है अब अपने। मतलब टैक्स से चोरी? नहीं, चोरी नहीं, गवर्नमेंट हमको अलाउ कर रहा है। ये रूल में है बेटा, गवर्नमेंट बोल रहा है तुम कोई 2 घर को चूज कर लो। चोरी नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग है। प्लानिंग और टैक्स इवेजन में फर्क होता है। टैक्स प्लानिंग होता है रूल को फॉलो करते हुए अपना फायदा निकालना, और टैक्स इवेजन होता है रूल को तोड़ के अपना फायदा निकालना। फिर गवर्नमेंट को तो पता, मतलब ये तो पता लगा कि ये सब कर सकते हैं। गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है, ये चोरी नहीं है। ये सरकार तुमको मौका दे रहा है कि कम टैक्स दे लो। गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं चाहता है कि तुमसे ज्यादा टैक्स ले। गवर्नमेंट का मंशा यहाँ पे टैक्स कमाने का नहीं है। गवर्नमेंट का मंशा है एसएससी को फायदा पहुंचाने का। बात क्लियर? हाँ। तो एक एग्जांपल में अगर हम बोले मेरा 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, मान लो मेरे पास 3 ही घर है, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 1, 2, 3, तो 1 और 2 को हम पहले सेल्फ ऑक्युपाइड मान ले, 3 को लेट आउट मान के सॉल्व कर ले एक बार। हाँ। तो मेरा एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा ओवरऑल। हाँ। सेकंड एग्जांपल में, सेकंड केस में हम क्या करें, हाउस 1 को लेट आउट, 2 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड बना के सॉल्व कर ले। हाँ। और एक बार हाउस 2 को लेट आउट और हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड बना के सॉल्व कर ले। हाँ। और फिर तीनों में जिसमें मेरा लोवेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है वो वाला ऑप्शन को चूज कर ले, क्योंकि जहां इनकम कम आ रहा है वही एसएससी का फायदा है। ये बात समझ में आई लैंग्वेज में? हाँ। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखना है और मोटा मोटी ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो देखते हैं, रुकिए सर, ऐसा एक सम ढूंढते हैं। पीडीएफ में नहीं है, रुको। तो देखो अनुश्री, आप गौर से सुनना, क्योंकि ये सम जनरल का एक बार कर चुकी है, तो आपको ढंग से सुनना, नहीं समझ में आए बिंदास बोलना, दोबारा रिपीट हो। देखो यहाँ पे बोला है मेरे पास कोई एक, ये जो मिस्टर श्री राम है और श्री पता नहीं कौन है, नाम भूल गए, श्री लिखा खाली, ठीक है, मिस्टर श्री एक्स, ठीक है। तो ये मिस्टर जेम्स बॉन्ड है 007,
या डॉन है जिसको पुलिस ढूंढ रहे थे, पता नहीं कौन है ये, तो जो भी है इसका घर है एक जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस 1, हाउस 2 भी सेल्फ ऑक्युपाइड है, हाउस 3 भी सेल्फ ऑक्युपाइड है और हाउस 4 अपने बिजनेस में यूज किए, तो ये तो इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि होम बिजनेस में यूज किया है। तो ये लोग देखो शायद ये लोग नोट दिया होगा, ये रहा, since H4 is used for own business, so it is not taxable under this head। आप एग्जाम में ये लाइन के साथ और ये लिखाना, it will taxable under PGBP है क्या? it will taxable under PGBP, profit and gain from business and profession, अच्छा, ठीक है। तो हाउस 3 का काम, हाउस 4 का काम तो खत्म। अब पंगा ये है सर, ये 3 घर में से किन 2 घर को हम सेल्फ ऑक्युपाइड माने, क्योंकि हमको 2 ही सेल्फ ऑक्युपाइड मानने का हक है, एक को तो हमको टैक्सेबल करना पड़ेगा सर, कोई ऑप्शन नहीं है। जो 7 लाख का एग्जाम लॉजिक आपका करेक्ट था कि सर हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड और हाउस 1 और 2 को लेट आउट कर लीजिए, लेकिन ये एग्जाम में ऐसे बोल के सॉल्व नहीं होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्या करेंगे पहले? ये भी करके दिखाना पड़ेगा? ये नहीं करके दिखाना पड़ेगा, सुनो मेरा बात, गौर से सुनो अच्छे से। पहले हमको पहला एक बार एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, देखो ये रहा ऑप्शन 1 में हमको हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट करना पड़ा। फिर ऑप्शन 2 में क्या किया, हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट और 2 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड किया। और केस 3 में क्या किया, ऑप्शन 3 में हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट और हाउस 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड किया। ठीक है, अब देखो नीचे एक बार आओ, पहले सॉल्यूशन करेंगे, पहले जो चीज समझाना चाहते हैं वो सुन लो पहले। ऑप्शन 1, जब हम हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं, मेरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है 1,81,000, ठीक बात है। ऑप्शन 2 में जब हम हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट कर रहे हैं, 2, 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं, तो मेरा लॉस आ रहा है 61,500। और जब हम हाउस ऑप्शन 3 में हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट कर रहे हैं और हाउस 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहे हैं, तो मेरा इनकम आ रहा है 1,76,500। तो एसईसी का बेनिफिट किस में है, हाउस 2 को भी डीम टू लेट आउट मान के 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानने में, वही किया है। क्योंकि आपका भी आंसर में देखो आप वही बात बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, 3 का इनकम ज्यादा है इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, फिर 1 का भी इनकम ज्यादा है इसको भी सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, मतलब सिर्फ 2 को लेट आउट मान लो, ठीक रहेगा। क्योंकि तुमको जीएमबी देख के क्या समझ में आ रहा था, जिसका जीएमबी कम है, हाँ, लेकिन तुम बोल सकते हो सर फिर इतना नौटंकी क्यों करना है 3 ऑप्शन सॉल्व करने का, जब यही से समझ में आ रहा है। तो बात इतना बेटा जी, अगर इनमें से किसी घर का अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा फिगर होता तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर में तो तुमको बड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस करने देगा नहीं, सॉल्व करना पड़ता। हाँ, इसीलिए जरूरी है, क्योंकि जीएमबी देख के लग रहा है कि हाउस 3 का सबसे बड़ा इनकम आएगा, फिर हाउस 1 का सबसे बड़ा इनकम और फिर हाउस 2 का सबसे बड़ा इनकम आएगा, तो हिसाब से 1 और 3 का बड़ा इनकम है, इसलिए उसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो। लेकिन क्या पता इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद उल्टा कुछ आंसर आ जाता तो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड घर में ना बेटा जी आपको 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस ही नहीं करने देंगे, लेकिन लेट आउट घर में आप जितना ब्याज चुका रहे हो पूरा माइनस करने का हक रखते हो, है ना, ठीक बात बोला हम? हाँ। तो इसीलिए बेटा जी हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, सॉल्व करके, बिना देखे, बिना सॉल्व किए नहीं, सिर्फ देख के डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब सबूत देना है। हाँ, सबूत नहीं देना, कई बार उल्टा आंसर भी आ सकता है। आप खाली जीएमबी देख के जो आंसर प्रिज्यूम कर रहे हो वो कई बार रॉन्ग भी हो सकता, 99% टाइम वही राइट होगा, लेकिन कभी कभी वो अगर सम चाहे तो वैसा ही बना दे कि आपको जो लग रहा है देख के वही गलत है। आंखों देखा धोखा, मैं बोलने वाली थी हाँ, धोखा दे रहा। हाँ, आंखों देखा धोखा है। चलो ठीक है, करके देखते हैं सर। चलो हमको पहले हम क्या ले रहे हैं, पहला ऑप्शन में सर, पहला ऑप्शन में आप ले रहे हैं हाउस 2 को लेट आउट, है ना, हाँ। तो पहले हाउस 2 सॉल्व करो, क्योंकि हाउस 1 में तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है सर, 1 और 3 में तो सारा एनईवी तक नील ही जाएगा। जिस ऑप्शन को आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हो, सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट का तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, खाली लेट आउट का सॉल्यूशन होता है पूरा।
हाउस 2 को लेट आउट मान रहे हो, चलो हाउस 2 को पहले सॉल्व करो। हाउस 2 में सबसे पहले क्या चाहिए? सर ये घर कहाँ पे? आबू में। सर ये आबू का है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता नहीं है तो बस, मतलब नॉन मेट्रो सिटी। अब तुम बोलोगे आबू मतलब आबू धाबी भी तो हो सकते हैं। बेटा इंडिया के घर का बाहर यहाँ बात नहीं हो रही। इंडिया के घर का बाहर का इनकम पूरा टैक्सेबल होता है इंडिया में। हम इंडिया के अंदर की बात करें तो ये आबू राजस्थान में एक जगह है, बहुत प्यारा जगह है, पहाड़ी इलाका, बहुत सुंदर है घूमने में। राजस्थान में बेटा एक ऐसा जगह है वो, आपको दिमाग घूम जाएगा सोच के। वहाँ एक एरिया ऐसा है जहाँ प्योर रेगिस्तान है, और एक एरिया ऐसा है जहाँ प्योर हरियाली है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पहाड़ी पहाड़ है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पानी पानी है। सब है राजस्थान में। ऐसा इलाका है जहाँ ठंड पड़ता है। हाँ, पानी पानी मतलब वो लेक का साइड। हाँ, जैसलमेर एरिया है वो लेक है पूरा। और माउंट आबू और ये सब एरिया जो है पहाड़ी इलाका। गर्मी के दिन में माउंट आबू पे चले जाओगे ना अगर तुमको लगेगा कहाँ कोल्ड वाला स्टोरेज में आ गया। इतना ठंडा जगह कैसे हो सकता है, इतना गर्म। बहुत यूनिक प्लेस है, बहुत यूनिक प्लेस। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ का बिलोंग करते हैं इसलिए हम बहुत तारीफ कर रहे हैं। इंडिया में हर प्लेस बहुत यूनिक है। नहीं सर, हम ये मानता है इंडिया में हर प्लेस बहुत यूनिक है। जैसे परसों एक डिबेट हो रहा था कहाँ का खाना बेटर है। हम उठ के एक ही बात बोला, हर जगह का अपना एक स्पेशल आइटम है। तो जो जहाँ रहता है उसको वहीं का खाना सबसे बढ़िया लगता है। बंगालीज बोलेंगे बंगाल में जितना फूड आइटम है कहीं नहीं है, राजस्थानी बोलेंगे राजस्थान में जो है, गुजराती बोलेंगे गुजरात में जो है, बिहारी बोलेंगे बिहार में जो है, और साउथ इंडियन बोलेंगे साउथ इंडियन का खाना। सबको अपने वहाँ का खाना एक नंबर लगता है क्योंकि तुमको खाने का वही हैबिट है। तो ये फालतू कंपैरिजन ही एक बेकार का डिबेट है। चार एरिया में कुछ न कुछ फैसिलिटी है। चलो आ जाओ सम के ऊपर। तो हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं, तो हमको क्या क्या चाहिए? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, उसको कंपेयर करेंगे फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर। और यहाँ पे ये जीएमबी एनएमबी का कन्वर्जन का तो कोई ड्रामा है भी नहीं, वैसे भी ग्रॉस दिया है सर। आपको जीएबी निकालते हुए ग्रॉस ही चाहिए होता है। तो ठीक है, 2 लाख और 2 लाख में कौन हायर? 2 लाख ही आया। और फिर 2 लाख और 2,40,000 में कौन लोअर? 2 लाख। तो 2 लाख ही आपका आरईआर आ जाएगा। ठीक बात है। अब बेटा इस आरईआर को एआरआर से कंपेयर करते हो। बेटा जी यहाँ वो सब करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट है, तो भाड़ा तो तुम वैसे भी कुछ कमा नहीं रहे हो। सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है बट गवर्नमेंट मान ले रहा है उसको लेट आउट। तो यहाँ पे एआरआर की कोई कहानी नहीं हो सकती। इसीलिए ये सम ज्यादा आसान है। लोगों को ये सम गंदा लगता है, हमको ये सम ज्यादा इजी लगता है। सर बड़ा सम इजी होता है। हाँ, बड़ा सम इजी का बात नहीं है बेटा। यहाँ पे ये घर तो लेट आउट है नहीं ना एक्चुअली में, तो इसका कोई एनुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आरईआर ये भी हो जाएगा, बात खत्म। और आरईआर तक निकालेगा तो नौटंकी है ही नहीं। हाँ, तो बहुत आसान सम हो गया। ठीक है ना। तो आरईआर मेरा 2 लाख है, वही मेरा जीएबी हो गया। क्यों आरईआर जीएबी हो गया समझ में आया दोनों को? चंदा लेगा। हाँ सर। हाँ, तो देखो जीएबी मेरा 2 लाख ही हो गया। म्युनिसिपल टैक्स का इस घर में क्या कहानी बोला है? यहाँ पे बोला है म्युनिसिपल टैक्स, ये रहा 15% है। ठीक है, 15% किसका? एनएमबी का चाहिए। बट सर ये नॉन मेट्रो सिटी है, यहाँ पे एनएमबी जीएमबी का कोई कहानी नहीं होता। तो 2 लाख का 15% निकाल लो, जीएमबी का 30,000। लेकिन यहाँ आके आपको एक ज्ञान दिया नहीं, यहाँ पे और कोई, ये तो सॉल्यूशन है, ज्ञान का कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे कोई बोला नहीं है कि म्युनिसिपल टैक्स कुछ अनपेड है क्या, या पेड बाय टेनेंट है क्या। अगर अनपेड होता या पेड बाय टेनेंट होता वो माइनस करने नहीं मिलता। बट यहाँ पूरा 30,000 माइनस करने मिल जाएगा। तो मेरा एनएवी आ गया 170। एनएवी अगर 170 आ गया तो 30% ऑफ एनएवी 51,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में पढ़ लो क्या बोला है। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, लेकिन ये लोन टेकन 98-99 के पहले है। हालांकि सर सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, जब इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं आप
तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कब का है, सीधा सीधी 10,000 माइनस करने मिल जाएगा। ये 1 लाख कैसे आया? लोग लिखने में भूल जाइए 1 लाख हो, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, 1 लाख होगा, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स ये इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख माइनस करने मिल जाएगा। तो 170 में से 1,51,000 माइनस करने मिल गया, मेरा 19,000 इनकम बचा। सर हाउस 1 और 3 को तो सेल्फ ऑक्युपाइड माने हैं, तो सारा फटाफट नीली लिख लीजिए, आपको कुछ नहीं करने का दरकार है, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लीजिएगा। तो 1 का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चुका रहे हैं हम? 40,000 और 3 का 2,10,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चुकाए हैं? 250। मेरे को मैक्सिमम लेकिन कितना इंटरेस्ट ऑन लोन छूट मिल सकता है सेल्फ ऑक्युपाइड में? 2 लाख, है ना? तो हमको यहाँ पे 2 लाख की छूट मिली। थोड़ा सा और इसको डिटेल में बात करते रहे एक चीज का। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हाउस 1 में? 43। ये घर का लोन कब लिए थे? 99। मतलब 1,499 के पहले। तो यहाँ तो 30,000 के मैक्सिमम छूट मिल सकता है, और यहाँ 2 लाख का 2,10,000 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख का छूट मिल सकता है। और टोटल मिला के भी 2 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए, सारा सेल्फ ऑक्युपाइड घर मिला के 2 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए, सारा। एक एक घर का 2 लाख लिमिट नहीं है, एक एक घर का 30,000 लिमिट नहीं है, सारा मिला के भी 2 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये 2 लाख प्लस 30,000 कितना होगा? 2,30,000, लेकिन मैक्सिमम छूट तो 2 लाख ही मिल सकते हैं, इसलिए 2 लाख का छूट। बात समझ में आया? तो 2 लाख नेगेटिव इनकम आ रहा है हाउस 1 और 3 से, और हाउस 2 से 19,000 का पॉजिटिव इनकम आ रहा है। ओवरऑल 1,81,000 का नेगेटिव इनकम। चलिए ना बात। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। सर ऑप्शन 2 में हम लोग क्या करते हैं? हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट और हाउस 2 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड। सर 2 और 3 का तो सब कुछ नील कर लीजिए पहले, है ना? 2 और 3 का पहले सब कुछ नील कर लीजिए, और 2 और 3 का पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लीजिए, आपका हाउस 2 और 3 का ऑप्शन खत्म हो जाएगा ऑप्शन 2 में, है ना? तो यहाँ पे कितना ब्याज चुका रहे हैं हाउस 2 में? 10,000। हाउस 2 में हम कितना ब्याज चुका रहे हैं? 10,000। और हाउस 3 में 2,10,000। हाउस 2 98, 99 का पहले का, तो मैक्सिमम लिमिट 30 ही है, वैसे भी 10 ही मिलेगा, या तो मिलेगा, वो मैक्सिमम लिमिट है बेटा। और ये घर में 2,10,000, तो 2 लाख की लिमिट मिलेगा, तो दोनों मिला के भी 2,10 हो रहा है, तो मैक्सिमम छूट कितना मिल सकता है? 2 लाख ही मिल सकता है। तो यहाँ देखो 2 लाख की छूट ले लिया, बात खत्म। हाउस 1 को क्या माना है? लेट आउट। हाउस 1 का लेट आउट सॉल्व करो। हाउस 1 में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 3 लाख, फेयर एंड 2 लाख, तो 3 लाख 2 लाख में whichever is हायर, तो हम 3 लाख को पकड़ लेंगे। अब स्टैंडर्ड रेंट भी 3 लाख है, तो 3 लाख में whichever is लोअर, तो हमको 3 लाख ही मिल जाएगा आरियर, है ना? अब यहाँ पे ARR का तो स्कोप है नहीं सर, सारा ही तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड ही है, आपको डीम टू बी लेट आउट किए उसको, तो आपका 3 लाख की आरियर ये भी आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स 15% 45,000, ठीक है? तो आपका NAV कितना आ जाएगा? 2,55,000। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे तो 76,400 माइनस करना पड़ेगा। अब उसका इंटरेस्ट ऑन लोन देख लेते हैं। सर इस घर का इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 चुका है। ये क्या 98, 99 के पहले का बात देखने का दरकार है क्या? नहीं, लेट आउट घर में कोई मतलब नहीं है। लेट आउट घर में वो कंडीशंस नहीं है, वो कंडीशन सेल्फ ऑक्युपाइड घर के लिए है खाली। तो यहाँ पे जितना ब्याज चुका रहे हो पूरा छूट मिलेगा, तो 40,000 चुका रहे हो 40,000 पूरा छूट मिल जाएगा। तो इनकम आ रहा है 1,16,500, सॉरी माइनस करने मिल रहा है 1,16,500, इनकम आ रहा है 1,38,500।
और इस घर से आ रहा है हाउस 2 और 3 से सेल्फ ऑक्युपाइड मान के आ रहा है 2 लाख का नेगेटिव, ओवरऑल आ गया 61,500 नेगेटिव। क्लियर है बात अनुश्री? हाँ सर। अब आ जाओ केस 3 के ऊपर, जहाँ पे क्या मानेंगे हम? केस 3 में हम क्या मानने जा रहे हैं सर? केस 3 में अब हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट करने जा रहे हैं, 1 और 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड। तो 1 और 2 का तो सब कुछ नील हो जाएगा और मैक्सिमम हमको इंटरेस्ट ऑन लोन को आप देखने। तो चलो हाउस 1 और 2 दोनों ही 1,499 के पहले का सेल्फ ऑक्युपाइड मान रहे हैं, तो वो कंडीशन देखना भी पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट चुका रहे हैं? 40,000, 10,000, 50,000। लेकिन दोनों 1,499 के पहले का, तो मैक्सिमम लिमिट कितना है? 30,000। तो हमको 30,000 के इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलेगा। यहाँ पे 30,000 का छूट मिला, यहाँ पे मेरा नेगेटिव इनकम 30,000 ही आया। हाउस 3 को सर आप लेट आउट बना के सॉल्व कीजिए। चलो हाउस 3 को सॉल्व करते हैं। हाउस 3 में मेरा ग्रॉस प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 7 लाख। फेयर रेंट कितना है? 6 लाख। 7 लाख 6 लाख में कौन बड़ा? 7 लाख। फिर 7 लाख और स्टैंडर्ड रेंट में 7 लाख कौन छोटा? 7 लाख। RER मेरा आ गया 7 लाख। यहाँ पे ARR का नौटंकी हो नहीं सकता, तो 7 लाख ही आपका GA भी आ गया। 15% म्यूनसिपल टैक्स माइनस किए, NAV आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किए। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन देखो कितना चुका रहे हैं? 2,10,000। सर कंडीशन देखने का जरूरत ही नहीं, जब इसको लेट आउट माने हैं तो वो मैक्सिमम 30,000 या मैक्सिमम 2 लाख, वो सब कुछ नहीं देखना आपको। लेट आउट माने हैं तो पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट ले लीजिए, तो ले लिए। तभी में मेरा इनकम आ रहा है 2,06,500 और यहाँ से नेगेटिव 30,000, मतलब 1,76,500 ओवरऑल इनकम आ रहा है। तो अल्टीमेटली जिसमें एसएससी का फायदा किसमें सर? अगर या तो ज्यादा लॉस मानने में या कम इनकम मानने। तुम्हारा मेरा फायदा किसमें है बेटा? ज्यादा लॉस या कम इनकम में? लॉस ज्यादा दिखाएंगे तो भी मेरा फायदा है, टैक्स देना नहीं पड़ेगा और वो लॉस कोई और इनकम से एडजस्ट भी करने मिल जाएगा, तो वही मेरा फायदा है। तो यहाँ पे ज्यादा लॉस किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में, जहाँ पे हाउस 2 को लेट आउट और 1 और 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड माने। ठीक है, यही वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। क्लियर है बात अनुश्री? तो ऐसा सम दिया नहीं है बीकॉम में, कोई बात नहीं, बट अगर दे तो आपके पास एक सम समझाया हुआ वीडियो करके दे देगा हम ग्रुप में। ये वीडियो ऑलरेडी शूट हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा समझ में आने के लिए। बात क्लियर है? एक और बात सुन लो अनुश्री, इसका सम बनाने के पहले, क्लास आज का यही खत्म कर रहा है, बट आप एक बात और सुन लो। अगर कभी आपको एक सम दे दे जिसमें बोले घर का एक हिस्सा, मान लो 1/4 हिस्सा सेल्फ ऑक्युपाइड है और 3/4 लेट आउट है, तो क्या करोगे वैसा सम में? सर इसको 2 घर मान के सम सॉल्व करें। क्या करेंगे इसको? 2 घर मान लो। हाँ, अब मेरे को ना बेटा जी, लेकिन मेरे को टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है वो म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, ये तो पूरे घर का है ना, क्योंकि घर एक्चुअली में 2 थोड़ी ना है। हम तो PG की तरह रखते हैं घर को, एक पार्ट भाड़े पे एक पार्ट में खुद रहते हैं, तो घर तो एक्चुअली में तो एक ही है। तो म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से अलग अलग फिगर तो होगा नहीं सबका, है ना? तो ये सारा अमाउंट को भी आप 1/4 और 3/4 में बांट लो। मान लो मेरे को यहाँ पे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 2,40,000, मेरे को फेयर रेंट दिया है 3 लाख, मेरे को स्टैंडर्ड रेंट दिया है मान लो 2,70,000। ठीक है, तो कंपेयर करने के पहले इनको भी 1/4 और 3/4 में बांट लो। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा? 240 का 1/4 80,000, तो बाकी 160 इधर। ठीक बात? 3 लाख का फेयर रेंट है तो उसका भी 1/3 यानी 1 लाख इधर और 2 लाख इधर। स्टैंडर्ड रेंट 270 है, 270 का 1/4। एक मिनट, गलती हुआ
3 लाख का 1/4 कितना होगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 4 75,000 आएगा। 1 लाख नहीं, 75,000 आएगा। इधर चला जाएगा 225, ठीक है। हाँ। और वैसे ही 2,70,000 का 1/4 67,500 इधर आएगा। और रिमेनिंग कितना बचा? 2,02,500 इधर है, ठीक है। ये बात समझ में आया हम क्या किया? हम ये जीएमवी, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तीनों को 1/4 और 3/4 में बांट दिया। ये 1/4 वाला फिगर से हमको कोई मतलब है क्या? सर आपको वहां जीएवी निकालना ही नहीं है। घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माने ना 1/4 एरिया को, तो उसका तो जीएवी निकालना है क्या? नहीं, वहां तो एनएवी तक सब कुछ नील है सर। तो ये फिगर खाली बंटवारा किए, लेकिन ये फिगर सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई काम नहीं आएगा। बस अलग कर लिए खाली। क्यों अलग किया अभी समझ में आएगा 1 मिनट के अंदर, बट अलग कर लिए। और फिर उन सबको भूल के सेल्फ ऑक्युपाइड को नील मान के एनएवी को, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, अच्छा वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी पूरे घर का होगा, उसका भी 3/4 1/4 कर लेना, और जितना 1/4 आएगा उतना छूट ले लेना। बात समझ में आया? हाँ। लेकिन जो लेट आउट आप उसका करो। अब इन फिगर्स को कंपेयर करो। 1,60,000 और 2,25,000 में कौन बड़ा? 2,25,000। और 2,25,000 में 2,02,500 में कौन छोटा? 2,02,500। ये मेरा हो गया आर्या। अब उस घर का हम लेट आउट किए हैं तो भाड़ा भी लिए ही होंगे, तो उसका हमको ARR भी पता होगा। कंपेयर करके विचेवर इज हायर मेरा जी भी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? चलेगा मुझसे सम बताएंगे। अभी इसका कौन सा वाला सम करना है इस पीडीएफ का, अभी हम बताएंगे आपको। वो वाला सम बनाओगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछोगे नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। हाँ, लेकिन यही अगर बेटा टाइम वाइज बंटवारा किए होते, 4 महीना हम खुद रहते, 8 महीना किराए पे है, तो टाइम वाइज नहीं 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 नहीं, टाइम वाइज घर को पूरा लेट आउट की तरह सॉल्व करेंगे पूरा। हाँ, टाइम वाइज घर का बंटवारा अगर हो रहा है, एक फ्लैट है जिसमें हम कुछ दिन रहा, कुछ दिन किराए पे रहा घर, एक पूरा ईयर में सर्टेन मंथ्स हम रहा, सर्टेन मंथ्स घर किराए पे रहा, तो पूरा घर को लेट आउट की तरह सॉल्व करना। बात समझ में आया? हाँ सर। अब हम सब नंबर बता दे कौन कौन सा बनाना है। सर ये एक वाला सवाल है बोलो सर, फिर जो जितना महीने से जो आप रहे उसको अगर लेट आउट की तरफ सोचेंगे? नहीं, लेट आउट की तरह नहीं सोचना। हाँ, मान लेंगे पूरा लेट आउट, ठीक बोल रहे हैं आप। जितना महीना हम रहा वो भी लेट आउट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आप करेक्ट, तो उसको पूरा लेट आउट की तरह मानना पड़ेगा। इनकम टैक्स बोलता है कि टाइम वाइज बंटवारा हो रहा है, हम सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई छूट देने नहीं जा रहे हैं तुमको। डिपार्टमेंट यही बोल रहा है कि अगर घर टाइम वाइज ब्रेकअप हो रहा है, तो जितना दिन के लिए वो लेट आउट रहा, हम उसका कोई छूट दे, सेल्फ ऑक्युपाइड रहा, उसका हम कोई छूट देने नहीं जा रहे, ठीक है। हाँ, अब ये पीडीएफ जो है ईयर पेपर वाला हम आपको फॉरवर्ड करेगा। हम उसका कुछ सब नंबर बोल रहे हैं, सुन लो, जो आपको घर पे करना ही करना है पहले। सब नंबर 51, 50 हम करा चुका, 52 हम करा चुका, 50 हम करा चुका और 52 हम करा चुका, 51 होमवर्क है। थ्री में क्या किया है? अच्छा, ये है ईयर पेपर में आया बेटा, 3 घर, तीनों सेल्फ ऑक्युपाइड। बट आप 3 को तो सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा नहीं सकते, तो 53 होमवर्क, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना एग्जाम में, जैसे वो बोला ना बिजनेस के लिए यूज हुआ है तो उसके लिए नोट देकर आना है। वैसे ही आपको ये फालतू का खर्चा देगा, फायर इंश्योरेंस पेड,
रिपेयरिंग खर्चा पेड, आप नीचे नोट देकर आना, ये सब एक्सपेंडिचर माइनस करना अलाउड नहीं है। जो फॉर्मेट में है खाली वही माइनस करना अलाउड है, ये बाकी सब खर्चा बेवकूफ बनाने के लिए है। बात क्लियर? नोट देकर आना एग्जाम में। नेक्स्ट होमवर्क है फिफ्टी फोर। फिफ्टी फाइव, एक सम और देगा बस। टाइम वाइज बंटवारे का सम नहीं मिल रहा, एरिया वाइज बंटवारे का तो सारा सम मिल रहा। सर नॉर्मल पेपर में नहीं है? ये पेपर छोड़ के मतलब? हाँ। वाह, वो वाला PDF खोलते हैं।